अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए और आरएनए के साथ में वकार मंजूर। नाजरीन, आपको बता दें कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उसमें अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं सियासी बदलाव हर दिन देखने को मिल रहा है। वही अगरचे हम बात अपनी पार्टी की करेंगे, अपनी पार्टी में भी कई सारे बदलाव देखने को मिले। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है शबीर अहमद शाह साहब। शबीर साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका आरएनए। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर साहब, अगर हम बात करेंगे, आपको हाल ही में अपनी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खिताब मिला है, तो कैसे देखते हैं आप? आ, ये आला कमांड का एक फैसला कल ही आया कि उन्होंने मुझे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। तो ये चीज़ जो है क्योंकि काफ़ी उर्सत से अब ये पोस्ट जो थी खाली थी, हमारे मरहूम दोस्त खुर्शीद अहमद खान के रहमत हक होने के बाद ये पोस्ट खाली थी। तो कल पार्टी के आला कमांड का फैसला आया और आर्डर हुआ कि आप एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिज्यूम करें चार्ज। तो आज मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिज्यूम कर लिया है। तो शबीर साहब, आपने खुद ही बता दिया कि इससे पहले मरहूम खुर्शीद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और लवाकिन को सब्र जमील अता करे, इससे पहले खुर्शीद साहब यहाँ बैठा करते थे, वही इस चार्ज को संभालते थे। लेकिन अब ये जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं शबीर साहब के कंधों पे आई। शबीर साहब इससे पहले अगर वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे, लेकिन अब इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट सौंपा गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे शबीर साहब? मैं आपको अर्ज करूं कि ओहदा तो मुझे मिला है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना हूं, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक ही सब कुछ नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी हमारे कारकुन यहाँ हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उनका काम है कि वो अब मेरे साथ शाना बशाना काम करके लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक अपनी पार्टी का मिशन पहुंचाएं, लोगों तक अपनी पार्टी की पॉलिसीज वजाहत करें लोगों के पास जाकर। तो ये अब उनका काम है, वो जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही मैं भी कामयाब होऊंगा। वरना सिर्फ एक लीडर के होने से या किसी टीम का कप्तान होने के ठीक कप्तान ठीक हो या कप्तान अच्छा खेल रहा हो या कप्तान अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा हो, बाकी टीम कारकर्दगी न दिखाए तो फिर काम नहीं बनता है। ये टीम वर्क होता है। ओहदा मेरे पास आया है, लेकिन मेरा ओहदा बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है तब तक जब तक मेरे ये जो साथी हैं, जो कारकुन हैं, जो यहाँ वर्कर्स हैं, जो अपनी पार्टी के साथी हैं, जो अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं, जब तक वो सारे मिल बैठकर काम न करें, तो मुझे नहीं लगता है कि तब तक किसी भी शोबे में, किसी भी काम में कामयाबी मिल सकती है, जब तक सारे मिलकर काम न करें। शबीर साहब, इससे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज की बात करेंगे, आपका जो मिशन और विजन था वो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक ही था। अब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा संभालेंगे, तो क्या मिशन और विजन रखते हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी का फोकस है वो बरकरार रहेगा। क्यों मेरा पहला फोकस जो है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर दो वाइस प्रेसिडेंट साहिबान भी हैं और यहाँ पर एक ठीक ठाक बॉडी भी काम कर रही है जो पीछे काम कर रही थी, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा कहीं दाएं बाएं गाइड करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा मुझे इन कॉन्स्टिट्यूंसी में फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं यहाँ, चाहे वो टंगमर्ग है, चाहे रफियाबाद है, सोपोर है, पट्टन है, बारामूला है, हर जगह पर लोग लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं वो है ही नहीं कोई, तो मुझे ही सब कॉन्स्टिट्यूंसीज को चलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अपना काम हो रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट बॉडी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा जो था ये खाली पड़ा हुआ था, तो काफी अर्सा से अब इसके ऊपर शायद हमारी हाई कमांड गौर खोज कर रही थी। कल उनको मन में आया कि चलो आज ये पूर्ण करें, और शायद आज आगे जो इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं उसको मद्देनजर रखकर भी उनको जरूरत महसूस होगी कि हमें इस पोस्ट को खाली नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने कल ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रख ली। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक एतमाद मुझ पर किया, और मैं चाहूंगा कि उनके एस्पिरेशंस पर, उनके एतमाद को मैं, उनका जो
भरोसा मुझ पर है। मैं चाहूंगा कि मैं उस पर पूरा उतरूं, और मुझे उम्मीद है कि जो टीम यहाँ काम कर रही है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। उनमें अक्सर लोग हमारे हाईकमांड ऊपर बैठे हैं, वो जो हमारे हायरार्की है उसमें बैठे हैं, और तजुर्बेकार भी हैं। चाहे अगर टंगमर की बात करेंगे तो गुलाम हसन मीर साहब, हम सब सीख रहे हैं उनसे। ही इज वन ऑफ द वेटरन्स ऑफ द पॉलिटिक्स। मैं कहता हूं कि नंबर 1 पॉलिटिशियंस, अगर पॉलिटिशियंस में उनका शुमार होता है इस वक्त पूरी कंट्री में, नॉट ओनली जम्मू कश्मीर में, तो वो नंबर 1 है ही पॉलिटिक्स में। उनके बराबर कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उसके बाद दिलावर मीर साहब हैं, एक कोने मशक पॉलिटिशियन है। उनके फर्जंद हैं यंग बॉय जो एमएलए भी रहे हैं, वो भी तजुर्बेकार हैं। जितने भी हैं, इसके अलावा और भी जो जिनका मैं अब अलग अलग नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे इशफाक साहब हैं वहाँ टंगमर्ग में, जो डीडीसी के वहाँ मेंबर भी हैं। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की किल्लत नहीं है, और लोग जितने मिले हैं हमारे साथ, उनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है। तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी कोई दिक्कत मुझे आ जाएगी। शबीर साहब, अगर हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, लेकिन अगर अपनी पार्टी के मंशूर की बात करेंगे, बिजली इनके मंशूर में भी है, लेकिन अगर लोगों की बात करेंगे, लोग कहीं ना कहीं आज बिजली बिलों से काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो अब आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ये फराइज अंजाम देंगे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं लोगों को कहूंगा कि देखिए, आप अपनी पार्टी के मंशूर को अच्छी तरह से देख लो, आप अपनी पार्टी के मंशूर को अच्छी तरह से समझ लो। अब उन लोगों को, जो नेगेटिव टाइप के लोग हैं, जो आपको बीच में कोई गलत बात बोल देते हैं और आप असल हकीकत से डिरेल हो रहे हैं, अगर अपनी पार्टी को आप कल बरस से इक़्तिदार लाते हैं, तो आपका तो ये मसला ही हल हो जाएगा। ये 1-2 महीने की बात है। अगर हम सच माने, अपने मरकजी क़यादत की बातों को सच माने, तो 1-2 महीने की बात है। 1-2 महीने में तो ये सारा मामला हल हो जाएगा। अपनी पार्टी तो आपको कहती है कि आपको हम 500 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे सर्दियों में, 300 यूनिट आपको मुफ्त दे देंगे गर्मियों में। इसी तरह ये वाइस वर्सा हो जाएगा जम्मू के लिए। ये ऐलान किया अपनी पार्टी ने। अपनी पार्टी आपको कहती है कि हम 50,000 रुपये आपको मिल रहा था मैरिज असिस्टेंस के लिए, हम 1 लाख कर देंगे। आप वो जो ओल्ड एज पेंशन है, वो 1,000 रुपये मिलता था, वो अपनी पार्टी कह रही है हम 5,000 दे देंगे। आपको 1 सिलेंडर गैस का मिलता था मुफ्त, वो हम अपनी पार्टी कहते हैं हम 4 सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। और ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह मुमकिन है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नामुमकिन है, क्योंकि अगर बाकी स्टेटों में ऐसा हो सकता है, अगर दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकता है, उसके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। उसके पास भी वही ब्यूरोक्रेसी है जो ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है, उसके पास भी वही मशीर हैं जो हमारे पास हैं। खुदा के फजल से उनसे काबिल मशीर है हमारे पास, उनसे काबिल ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे पास। तो हम कर सकते हैं ये चीजें जो हैं, हमने जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी हैं, हम कर सकते हैं ये। लेकिन अगर आप पर फिर लोग इसको समझना ही न चाहें, या दूसरी पार्टियां आकर उनको ये चीजें समझने ही न दें, वो तो अगर वो भी इस वक्त कहेंगे तो हम उनको कहेंगे कि आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि वो बरसर इक़्तिदार रहे हैं वक्तन फवक्तन। हर एक पार्टी कहीं न कहीं से बरसर इक़्तिदार रही है। अपनी पार्टी जो एक नई पार्टी है, इनका एक नया विजन है, इनका एक नया सिलेबस है, ये एक नया मिशन लेकर आपके सामने आए हैं। इसके साथ हाँ बिल्कुल ये सही है कि इसके साथ बाकी वो जो लोग में आपको कहेंगे कि नहीं जी, इसमें जो लीडर हैं वो तो सारे पहले भी रहे हैं, वो दूसरे पार्टियों के साथ मिले थे। ऐसे मैं इसको वजाहत ऐसे करता हूं कि ये मुख्तलिफ स्कूल थे, इन मुख्तलिफ स्कूलों में ये भी एज टीचर काम करते थे। आज ये एक नया स्कूल खुला है, इस नए स्कूल का सिलेबस देखकर ये सारे इसकी तरफ दौड़ कर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ऐसा सिलेबस है जो सच पर मबनी है, जो अपने लोगों को सच की सियासत दिखाना चाहता है, जो अपने लोगों को सच्ची बात बोलना चाहता है, अपने लोगों को सच्चाई दिखाकर, सच्चाई के साथ और सच्ची बात कहकर आगे लेना चाहती है। शबीर साहब, आपने बात इक़्तिदार के हवाले से की है। कल ही उमर साहब का एक बयान सामने आया, उन्होंने उसमें कहा कि अगर आप कश्मीर की खुशहाली देखना चाहते हैं तो आने वाले इलेक्शंस का जो मैंडेट है वो एनसी को दे दीजिए। आप कैसे देखें? अब ये एक पुरानी मिसल है, कहते हैं आजमुदर आजमाइश खतास्त। एक बार जिसको आजमाया उसको दोबारा आजमाना सबसे बड़ी
गलती है, सबसे बड़ा गुनाह है जिसको एक बार आपने आजमाया। ये सारे आजमाए हुए हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी इस वक्त हुकूमत फिर एक बार लाई है, बहुत बार वो रहे हैं, बहुत बार उन्होंने हुकूमत करके दिखाया भी है। तो लोग लोग इसके बेस्ट जज हैं, वो खुद फैसला करें कि क्या उन्होंने डिलीवर किया है वक्तन फवक्तन या नहीं किया है। आपने आजमाइश की बात की, आजमा एक बार जो आजमाया फिर उसको नहीं लाना चाहिए। शबीर साहब, अगर अल्ताफ साहब की बात करेंगे हम, अल्ताफ साहब भी इससे पहले इक़्तिदार में रहे हैं, तो लोगों ने उसको भी आजमाया होगा ना? बिल्कुल आजमाया है। अल्ताफ साहब बिला शक थोड़ी अरसे के लिए सियासत में आए, थोड़े अरसे के लिए वो एक पद पर भी रहे। ही वॉज मिनिस्टर फाइनेंस, ही वॉज मिनिस्टर पावर, दिस वर्क्स मिनिस्टर, ही वॉज एजुकेशन मिनिस्टर। और जाकर उन महकमों में देख लीजिए, अल्ताफ साहब के पीरियड वाला वो देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं हर सियासी पार्टी को, वो आए और दिखाएं कि उसमें उनका कोई नुक्स निकालेंगे। वो उन्होंने डेवलपमेंट भी की। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताऊंगा, मेरे अपने गांव में पुल तकरीबन 15 साल से पड़ा हुआ था जिसको बनने नहीं दे रहे थे। अल्ताफ साहब भी एक ऐसी शख्सियत थे जो आए और उन्होंने एज वर्क्स मिनिस्टर चीफ इंजीनियर को बोला कि आई वांट दिस ब्रिज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स, और विद इन 3 मंथ्स वो ब्रिज कंप्लीट हो गया। ऐसी ऐसी अगर मिसालें मैं देना शुरू करूंगा तो हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा चलेगा। इसी तरह मैं आपको एजुकेशन की बात करूंगा, आज तक किसी को ये पता नहीं होगा। प्लीज कन्वे इट। मैं आज आपकी वसातत से ये बोलना चाहता हूं, अल्ताफ साहब ने एक ऑर्डर किया है जो पता नहीं क्यों बस खामोशी में बाद में रखा गया। अल्ताफ साहब ने एक ऑर्डर किया है कि कश्मीरी हर स्कूल में, हर क्लास में लाजमी करार दिया जाना चाहिए, ताकि हमारी कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो बचाई जा सके, ताकि हमारा अपना तशक्कुस जो है, हमारा अपनी जो एक पहचान है, उस पहचान को बचाया जा सके। ये अल्ताफ साहब के एज एजुकेशन मिनिस्टर ही ऑर्डर हुआ है। जाकर अगर किसी को कोई शक है वो सेक्रेटरीट में जाकर वो देख ले। आज तक किसी ने इसको उछाला नहीं, आज तक किसी ने इसको बताया नहीं, हमको भी शायद बताना नहीं आया आज तक। ये इसी तरह जहां कहीं भी आप देखेंगे, अल्ताफ साहब ने उस छोटे से दौर में, उस छोटे से वक्त में इतना करके दिखाया है जो बाकी पार्टियों ने 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल, 10-10 साल, 15-15 साल हुकूमत करके और हुकूमत में रहकर, मिनिस्ट्रियों में रहकर उन्होंने नहीं किया है। हम चैलेंज करते हैं। शबीर साहब, हाल ही में श्रीनगर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दावत दी अल्ताफ साहब ने कश्मीर की रीजनल पार्टीज को कि आइए और हम हमारे साथ हाथ मिलाइए आप। तो अगर हम पीएचडी की बात करेंगे, अल्ताफ साहब हमेशा पीएचडी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन आज क्या मजबूरी पड़ी उसको कि उन्होंने अब बाकी पार्टीज को दावत? आपको एक चीज बताऊं, मुझे वैसे ये बड़ी लेवल की बात है, मैं इस लेवल की बात करना नहीं चाहता हूं। ये मेरी लेवल जो है, मेरी लेवल उतनी नहीं है कि मैं उस पर बात करूं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा आपको। आप मुझे बताइए पीएचडी का रोड मैप क्या था, मंशूर क्या था, वो क्या लेकर आए थे? वो जो लेकर आए थे, अल्ताफ साहब ने कैटेगोरिकली उस वक्त ये बोला कि ये जो है ये एक बार फिर अपने लोगों को झूठ बोलना है। दैट वाज नॉट पॉसिबल। वो उस वक्त ये कह रहे थे हम जी आपको 370 और 35 से वापस लाएंगे। उधर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट से वेट करवा दिया उस सब को। अल्ताफ साहब अगर वहां ले जाते, उनके साथ मिलते, तो सजाद सकर फिर आधे रास्ते से वापस आ जाते, क्योंकि उनका मंशूर ही नहीं था कुछ, उसमें कोई रोड मैप ही नहीं था, उसमें कोई था ही नहीं कि अगर कोई एजेंडा होता तो उस एजेंडा के पीछे अल्ताफ साहब जरूर जाता। अल्ताफ साहब को, मुझे नहीं लगता कि अल्ताफ साहब या अपनी पार्टी को कोई आपत्ति थी इसमें कि कश्मीरियत के लिए, कश्मीरियों के लिए और कश्मीरी काज के लिए अगर कोई चीज करनी पड़े तो उसमें कोई यकजहती करनी पड़े। मुझे नहीं लगता है कि अपनी पार्टी या अल्ताफ साहब को कोई उसमें अड़चन होनी चाहिए। आज जो बात आई है, जो आप अभी बात कर रहे थे, वो उन्होंने जब मरकज ने कुछ ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी जिससे हमें ये लगा कि कश्मीर और कश्मीरियत सब खतरे में है। ये यहाँ के जो भी हुकूमत आगे आ जाएगी, उस हुकूमत को ये टोटल स्केल, ये नहीं पता है कौन कौन आ जाएगा, कौन हुकूमत में होगा, लेकिन उनको ये इतना ये करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, वो उनको इतना पर उनके काटना चाहते हैं कि वो कल रहें
या न रहें एक ही बात है। वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं अगर आप तहसीलदार की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अगर आप एसएचओ की ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अगर आप एसपीडीसी को कल अकाउंटेबल नहीं बना सकते हैं, कोई किसी भी ऑफिसर को आप अकाउंटेबल नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप चीफ मिनिस्ट्री क्या करेंगे, आप हुकूमत क्या करेंगे? इसके खिलाफ उन्होंने दावत दी बाकी पार्टियों को, मुझे नहीं पता उनका क्या रद्द-ए-अमल रहा, लेकिन पीएचईडी कुछ और था और आज का जो मसला है ये कुछ और है। शिव साहब, आपने पीएचडी के मंशूर की बात की। उनका जो नारा था वो कहते थे कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। अपनी पार्टी क्या कहना चाहती है? उनको दाना दूसरा देना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि जिस कश्मीर का खून बहाया वो कश्मीर हमारा है। उन्होंने खून से सींचा नहीं है कश्मीर को, खून से सींचा है उन शहीदों ने जो बाजारों में बैठे हैं। खून से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खानदान ने या मुफ्ती साहब के खानदान ने नहीं सींचा है कश्मीर को। ये तो लोगों को धोखा देने, एक बार और धोखा देने के बराबर है। खून से कांग्रेस ने नहीं सींचा है, इन सबों ने तो खून यहाँ का बहाकर हुकूमतें की है। और खून बहाकर अगर ये कहेंगे, उनको कहना चाहिए था आपका खून बहाकर, ये कश्मीर का खून बहाकर ये कश्मीर हमारा है। उन्होंने कोई खून से सींचा नहीं, किसी ने खून से नहीं सींचा है। यहाँ खून से सींचा है 31 उन 13 अगस्त के उन शहीदों ने, जो एक के बाद दीगरे 21 आदमी शहीद हो गए, खून से उन्होंने सींचा है। अगर उनकी बात करेंगे तो वो जायज है। उनके वारिस कहीं आ जाए हमारे साथ, उनमें से किसी का वारिस निकले, किसी के बेटे का बेटा हो, किसी का पोता हो, किसी का पर पोता हो, वो आ जाए, मैं अपनी कुर्सी खाली करके उसको यहाँ लाऊंगा, क्योंकि उसने वाकई खून से सींचा है कश्मीर को। इन्होंने क्या क्यों सींचा है? इनके खानदानों का जरा मुझे बताओ ना, इनके खानदानों का आज तक कौन कुर्बान हो गया? ये सारा है लोगों को बेचारों को धोखा देने के मुतरादिफ है। बस लोगों को ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं इस वक्त एक बार फिर। आज तक बहुत बनाया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कश्मीर इतना जाग चुका है, कश्मीर इतना होशियार हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के लोग इनकी इस मक्कारी वाली सियासत को, जो मक्काराना सियासत है, मुनाफिकाना सियासत है, इसको अब वो कामयाब नहीं होने देंगे। शिव साहब, अगर हम 5 अगस्त 2019 की बात करेंगे, कश्मीरियों के हुकूक छीने गए, लेकिन अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं ये कहती है कि स्टेटहुड बहाल हो जाए। ऐसा लग रहा है कि अब इसी स्टेटहुड पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बदकिस्मती है कि पहले एक यूनियन टेरिटरी को, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक स्टेट को हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब क्या है ये, मुझे लगता है ये भी एक किस्म का डकसोला है। स्टेट तो मिलना ही मिलना है। स्टेट कौन कहता है कि स्टेट हमें नहीं दे देंगे? लेकिन अब ये देखना है कि जो स्टेट हमें वापस मिलेगी, क्या ये वही स्टेट होगी जो 5 अगस्त 2019 से पहले थी, या ये कुछ और नई किस्म की स्टेट आपके सामने आ जाएगी? जो अभी बात आप कर रहे थे, जिसके मतलब आप बता रहे थे, अगर वैसा कुछ हुआ तो फिर ये वो स्टेट नहीं होगी। फिर इस स्टेट का होना न होना एक ही बात है, फिर यूनियन टेरिटरी ही रहे तो रहे, क्या परेशानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थी बात कर रहे थे हमारे साथ अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज वागुरा क्रीरी। अब इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला भी बनाया गया है। फिलहाल आप बने रहिए आरएनए के साथ में। वकार मंजूर, बारामूला।